लास्ट वीडियो में नॉन मॉडिफाइबल या कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस को डिस्कस किया था, जिसमें जेनेटिक्स, इंक्रीजिंग एज और जेंडर को डिस्कस किया था। अभी हम मॉडिफाइबल मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस को डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट और जिसको डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है वो है हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। ये जो रिस्क फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, जब हम पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो ये रिस्क फैक्टर्स एंडोथेलियम को जाके इंजरी कॉज करते हैं, एंडोथेलियल इंजरी और एंडोथेलियल डिसफंक्शन करते हैं। वो हम देखेंगे कैसे करते हैं पैथोजेनेसिस में। लेकिन जो पहला स्टेप है एथेरोस्क्लेरोसिस का, वो एंडोथेलियम इंजरी से शुरू होता है। तो ये जितनी भी रिस्क फैक्टर्स हैं, मेजॉरिटी जो रिस्क फैक्टर्स है वो एंडोथेलियम को जाके डैमेज कर रहे हैं। अब हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया को ये दो तरह से हो सकता है। एक तो है ये कॉन्जेनिटल, और ये नॉन मॉडिफाइबल है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कॉन्जेनिटल उस फीमेलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया से, फीमेलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, इसके पे ऊपर एक अलग वीडियो भी बनाई है। और फीमेलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया में जो जीन है जो कि एलडीएल रिसेप्टर को बना रहा है, उसमें म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से ब्लड में एलडीएल के लेवल्स ज़्यादा होते हैं। और दूसरा है एक्वायर्ड। ये नॉन मॉडिफाइबल है और इसको हम जेनेटिक्स वाली हेडिंग में भी डिस्कस किया था। दूसरा है एक्वायर्ड, जो कि डाइट से या लैक ऑफ एक्सरसाइज से होता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेनली बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फ्रीली नहीं मूव करता, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स मूव करता है। और लाइपोप्रोटीन्स में सबसे पहले जो हमारे पास है लाइपोप्रोटीन, वो HDL है। इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ट्रांसपोर्ट करता है टूवार्ड्स द लिवर, और लिवर में जाके फर्दर उसकी प्रोसेस होता है कोलेस्ट्रॉल का। आइदर वो बाइल एसिड्स में जा के ज़रिए से एक्सक्रीट हो जाएगा, या फिर वो कोलेस्ट्रॉल कहीं और यूज़ हो जाएगा। और इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और इसके लेवल्स ब्लड में जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। दूसरा जो फॉर्म है कोलेस्ट्रॉल की जिसमें वो सर्कुलेट करता है ब्लड में, वो है LDL, और ये है बैड कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि ये जो है लिवर से कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द पेरिफेरल टिश्यूज आर्टरीज, और आर्टरीज को डैमेज करता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तीसरा जो है वो है VLDL, और इसमें बहुत कम कोलेस्ट्रॉल होता है VLDL में। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हम टोटल कोलेस्ट्रॉल कैलकुलेट करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज़ द सम ऑफ HDL
प्लस LDL प्लस VLDL। और यानी LDL का जो कोलेस्ट्रॉल है प्लस LDL का कोलेस्ट्रॉल है, और VLDL में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, इसमें ट्राईएथाइल ग्लाइसराइड्स ज़्यादा होते हैं। तो इसको फार्मूले को हम मॉडिफाई करके टैग डिवाइडेड बाय 5 इस तरह लिखते हैं। जो हमारे पास टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसी, और ये वैल्यू आपको ज़िंदगी भर के लिए याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और LDL जो है वो अगर 100 से कम हो तो ये कहते हैं कि हम ऑप्टिमल वैल्यू है, मतलब ये है कि अगर 100 से LDL का कम हो तो ये हेल्दी हार्ट के लिए ठीक होता है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया इतना इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि अगर हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि अगर 2 रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो, 2 रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो तो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो रिस्क है वो 4 फोल्ड हो जाता है। और अगर 3 रिस्क फैक्टर्स हो तो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो रिस्क है वो 7 फोल्ड हो जाता है। लेकिन अगर हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया हो जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से लेकर 239 तक हो मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो जो रिस्क फैक्टर है वो 2 फोल्ड हो जाता है इंक्रीज एथेरोस्क्लेरोसिस का। और अगर 240 से ज़्यादा हो तो जो रिस्क फैक्टर है वो 4 फोल्ड हो जाता है। और जो कि फीमेलियल हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, इसमें जो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो रिस्क है वो 10 फोल्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रोबिन्स उठाएंगे तो उसमें वो बात करता है कि हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया के इतना डेंजरस रिस्क फैक्टर है कि अगर अकेला हो तो ये इनफ है कि वो इनिशिएट कर दे एथेरोस्क्लेरोसिस को। अब हम एक्वायर्ड की बात कर रहे थे क्योंकि हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो जो किस तरह ये एक्वायर्ड होता है, मेनली डाइट है जो कि रिच इन कोलेस्ट्रॉल है, मेनली डाइट है जो कि रिच इन कोलेस्ट्रॉल है। हम देखते हैं कि कौन कौन कैसी डाइट जो है LDL को या कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही है। तो जो डाइट कोलेस्ट्रॉल में कंटेनिंग डाइट होगी, जिस तरह बीफ हो गया, और सैचुरेटेड फैट्स जिसमें होंगे, सैचुरेटेड फैट्स जिस डाइट में होंगे, जैसे कि एनिमल फैट में वही बीफ हो गया, एनिमल फैट में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, बटर में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, एग यॉक में। तो ये जो है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं, या आप कह लें कि LDL को बढ़ा रहे हैं। और LDL जो है वो एंडोथेलियम को जाके डैमेज करेगा और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। इसी तरह पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं। एक ट्रांस होते हैं, ट्रांस में जो एग्जाम्पल है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश में एबंडेंट होता है। और ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी ये LDL को कम करता है। तो ये अच्छा फैट है जो ट्रांस फैट है, इसलिए कहते हैं फिश खानी चाहिए। दूसरा जो है, हम लेबॉर्ट्री में
ट्रांस फैट्स की या ट्रांस फैट्स की जो है हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, आर्टिफिशियल हाइड्रोजनेशन। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और इसको सिस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो सिस फैटी एसिड्स हैं वो डेंजरस हैं, और ये ज़्यादातर आपके बेकरी प्रोडक्ट्स में सिस फैटी एसिड्स होते हैं या सिस, बल्कि जब आप हाइड्रोजनेशन कर दी तो वो ऑयल में ही हो गया। तो बेकरी प्रोडक्ट्स में जो है ये सिस पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, एलडीएल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। बाकी अगर आप एक्सरसाइज करें या फिर मॉडरेट कंजप्शन हो इथानॉल की, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें एचडीएल को बढ़ाती हैं, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, और एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस कम हो जाएगा। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन। जितनी ज़्यादा हाइपरटेंशन होगी, स्टेज 1 होगी, स्टेज 2 होगा, उतना ज़्यादा रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि हाइपरटेंशन जो है, इतना हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड आ रहा है कि वो एंडोथेलियल जो है वो इंजरी कर रहा है। तीसरा जो मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज़ मिलाइटस। ये भी हाइपरग्लाइसीमिया इंड्यूस्ड एंडोथेलियल इंजरी काज करता है। मतलब कि ये है कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई ब्लड शुगर लेवल जो है वो एंडोथेलियम को जाके डैमेज करते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। चौथा जो है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, तंबाकू वगैरह ईटीसी। ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, एंडोथेलियम को जाके इंजरी काज करते हैं। तो इस तरह हमारे जो मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस के वो कंप्लीट होते हैं।